जय हिंद सभी को। चलिए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न हम लोगों की क्लास चल रही थी फिजिक्स में वेव मोशन। वेव मोशन में हम लोग पढ़ रहे थे, दो प्रकार की तरंगें पढ़ी, यानी चैप्टर चल रहा था हम लोगों का तरंग गति। तरंग गति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि तरंगें दो रूपों में, एक माध्यम से चलेंगी और दूसरा विदाउट माध्यम, यानी कि दो प्रकार की तरंगें डिवाइड की गई थी तरंग गति के अंतर्गत। और ये दो प्रकार की तरंगें कौन कौन सी हैं, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, पहली वो तरंगें जो किसी माध्यम के साथ चलेंगी, दूसरा वे तरंगें जो बिना माध्यम के चलती हैं, यानी कि पहला आ जाएगा विद मीडियम और दूसरा आ जाएगा विदाउट मीडियम। तो विद मीडियम यानी जो माध्यम में चलने वाली थी, इनको क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हें मैकेनिकल वेव्स के नाम से जाना जाता है, मैकेनिकल वेव्स, जबकि हिंदी में इसे यांत्रिक तरंग के नाम से जाना जाता है। और जो विदाउट मीडियम चलेंगी इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को हिंदी में अयांत्रिक तरंगें भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि यांत्रिक तरंगें भी, यानी जो जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो, चाहे तो वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई भी एक माध्यम की आवश्यकता अगर पड़ेगी तरंगों को चलने के लिए, तो वो तरंगें आपकी यांत्रिक तरंगें होंगी। और विदाउट मीडियम, जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो सभी तरंगें आपकी कौन सी होंगी, तो नॉन मैकेनिकल वेव्स होंगी। इसमें हमने आपको बताया था प्रकाश तरंगें, यानी वे तरंगें जो आपके वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी चल जाएं। निर्वात में क्योंकि ना तो ठोस का होगा, ना द्रव होगा, ना गैस का मीडियम होगा, यानी निर्वात हो जाएगा वैक्यूम। तो वैक्यूम में आपकी प्रकाश तरंगें चल सकती हैं। उसी तरीके से इसमें हमने दूसरी बताई थी आपको रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों को भी चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ से हम लोग इतना पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने डिस्क्राइब किया था कि यांत्रिक तरंगें मीडियम के आधार पर दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, और यांत्रिक तरंगों के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, यांत्रिक तरंगें यानी कि मैकेनिकल वेव्स हमने बताया दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। दो भागों में विभाजित होने पर जो पहला भाग है इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगें, और दूसरी जो होती हैं इन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगें। जिसमें अनुप्रस्थ तरंगें जो है, इनको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं इन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या क्या है, किस तरीके से इनको पढ़ना है, अब इसको देखते हैं। देखिए, जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं।
अनुप्रस्थ तरंगें जिस मीडियम में चलती हैं, इसके लिए ये अनिवार्य है कि वो मीडियम ठोस होना चाहिए। एक एक करके समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यांत्रिक तरंगों का वह भाग जो ठोस माध्यम में ही चल सकता है उसे क्या कहा जाएगा? तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाएगा। या यांत्रिक तरंगों का वह भाग जो चलने के लिए जड़त्व तथा प्रत्यास्थता के गुण वाले माध्यम में ही चल सकता हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाएगा अनुप्रस्थ तरंगें। अब अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरित होने के लिए माध्यम के कण तरंग के दिशा की चलने की दिशा के लंबवत गति करने लग जाएं, तो वो तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे अब इसको जरा ग्राफ से समझते हैं। अब ये दिशा हो गई तरंग की, इसे मान लिया हम लोगों ने कि ये तरंग की दिशा है, और यहां से यांत्रिक तरंगों में से, यानी यांत्रिक तरंग के संचरित होने की जो दिशा है, तो वो दिशा ये दिशा है। लेकिन जो माध्यम है, यानी जिस माध्यम में ये तरंगें चल रही हैं, उस माध्यम के कण इस तरंग की दिशा के संचरित होने के लंबवत संचरित होने लग जाएं। अब इसका लंबवत या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये होगा या ये होगा, यही तो लंबवत होगा। तो अब माध्यम था, तरंग की दिशा ये थी, माध्यम के कण लंबवत गति करेंगे तो किधर चलेंगे? इस तरीके से। यानी जो माध्यम के कण होंगे वो तरंग की दिशा के लंबवत गति करना शुरू कर दें, तो इस प्रकार की तरंगें क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। तो इसको जरा आप डेफिनेशन पहले नोट करिएगा, इसके बाद इसका एक फिगर बनाइएगा। जब किसी माध्यम में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हो, तो इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये तरंगें ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये तरंगें ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, द्रव के भीतर उत्पन्न नहीं की जा सकती। द्रव के भीतर उत्पन्न नहीं की जा सकती। किंतु अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किंतु द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे हैं
तो याद रखिएगा द्रव की सतह पर अगर किया जाए तो द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नोट करिएगा जल्दी से। द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन द्रव के भीतर की बात करें तो द्रव के भीतर ये तरंग नहीं चलेगी। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे हमने कल एक एग्जांपल आपको बताया था, ये कोई एक तालाब है जिसमें आपका पानी भरा हुआ है। इसमें जब कोई पत्थर फेंका गया यहाँ पर, तो इस पत्थर के लग जाने के बाद यहाँ पर एक कंपन शुरू होगा और ये कंपन अंत तक जाएगा, यानी जहां तक इस द्रव का अंतिम भाग होगा या अंतिम छोर होगा वहां तक ये कंपन जाएगा। और ये कंपन इस रूप में जाता है जिसमें हमें ऊपर का भाग दिखता है और नीचे का भाग नहीं दिखता। लेकिन ये कंपन उत्पन्न कहाँ पर होता है? ये कंपन द्रव की सतह पर यानी सबसे ऊपरी भाग पर उत्पन्न होता है, जबकि अंदर अगर जाएंगे तो अंदर ये उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा द्रव की सतह पर जो उत्पन्न तरंग है वो तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और जब द्रव के भीतर उत्पन्न नहीं हो सकती तो अगली बात आती है गैसों में भी यह उत्पन्न नहीं होती। गैसों में भी यह उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अब हमने बताया जड़त्व और प्रत्यास्थता चाहिए और द्रव के पृष्ठ पर जड़त्व और प्रत्यास्थता का गुण होता है। इसी के कारण तो केशिकत्व की घटना लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर गैस में क्या जड़त्व या प्रत्यास्थता होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखना है गैसों में भी ये उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि गैसों में दृढ़ता या बोल सकते हैं जड़त्व और प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला बात करें कि ये जो आपसे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि यांत्रिक तरंगों का वह भाग जो श्रृंग और गर्त के रूप में उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपने दो देखे ग्राफ में, इसमें जो ऊपर वाला भाग है इसको बोला जाता है श्रृंग, इसको बोलते हैं श्रृंग, और जो नीचे गया हुआ भाग है इसको बोला जाता है गर्त। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वे तरंगें जो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं उन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो उन तरंगों को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगें। श्रृंग को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट, और गर्त को इंग्लिश में बोला जाता है थ्रॉड। तो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। अब अगली बात, श्रृंग और गर्त के रूप में ये आगे बढ़ेंगी तो श्रृंग गर्त क्या होगी? लंबवत स्थिति होगी। अब यहाँ से एक पॉइंट हम लोगों को और समझना है कि एक श्रृंग से दूसरा श्रृंग यहाँ पर आएगा, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच के जो एक श्रृंग से ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन है वो क्या कहलाएगा? ये ऊपर की ओर का अधिकतम विस्थापन ये क्या कहलाता है? श्रृंग को अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि कणों का ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? श्रृंग, और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन ये क्या कहलाता है? तो ये गर्त कहलाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन श्रृंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन गर्त कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी है इसे क्या कहा जाता है? ये भी काफी बार पूछा गया, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में भी आपका काम आएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा
एक श्रृंग यानी कि यहाँ से ये भाग और दूसरा श्रृंग यानी कि ये भाग, इसके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगों में एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो एक श्रृंग से बीच से दूसरे तरंग के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य या इसी को इंग्लिश में वेव लेंथ बोलते हैं, इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। उसी तरीके से अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर दूसरा गर्त बन जाएगा के, यानी एक गर्त हो गया। अगर ये पूछ ले कि एक गर्त से यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी? एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, और एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी भी पूछ ले तो भी वो तरंग दैर्घ्य ही कही जाती है, यानी उसे लैम्डा कहा जाता है। क्योंकि जब आप देखोगे तो ये दूरियां दोनों सेम होंगी, इसलिए इन दोनों को ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से, जैसे द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंगें कौन सी हैं, तो वो तरंगें कौन सी हो जाएंगी? अनुप्रस्थ। दूसरा, ठोस में उत्पन्न तरंगें कौन सी हैं, तो भी वो कौन सी हो जाएंगी? अनुप्रस्थ। तीसरा, भूकंप की एस तरंगें कौन सी तरंगें हैं, तो अनुप्रस्थ। भूकंप की जो एस तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए द्रव की सतह पर, या यहाँ पर पूछ ले तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी है, उत्पन्न तरंग कौन सी है, तो भी। इसके बाद पूछ ले धागे में या पूछ ले रस्सी में उत्पन्न तरंग कौन सी है, तो भी आपकी कौन सी होगी? अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन सी तरंगें अनुप्रस्थ हैं और कौन कौन सी तरंगें अनुदैर्घ्य। नोट कर लीजिएगा जरा अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, दिख रहा है सबको? अब देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों को। अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में देखिए, इसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो लिखिएगा, ये तरंगें ठोस, द्रव, गैस
तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो डेफिनेशन लिखने के लिए आपको लिखना है, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें इस प्रकार चलती हैं, यांत्रिक तरंगें इस प्रकार चलती हैं कि माध्यम के कण, कि माध्यम के कण तरंग की दिशा के, तरंग की दिशा के समानांतर समानांतर गति, समानांतर गति करते हैं, तो इन तरंगों को, तो इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे, तो इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। अब देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों की दिशा क्या होगी? कणों की जो तरंग की दिशा है उसी के समांतर होगी। तो किस तरीके से? जैसे यहाँ से कोई तरंग उठना शुरू हुई और फिर इसके बाद यहाँ से ये उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई जाएगी, अभी थोड़ा सा लाइट चली गई है, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम आपका फिर से अपलोड करेंगे इसी के जस्ट बाद, तो परेशान ना होइएगा, इसी के जस्ट बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे।